मैं डॉक्टर राजबाला सिंह, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजाखेड़ा, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर को बताऊंगी भारत में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रवेश। मार्क्सवाद का प्रतिपादक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि कार्ल मार्क्स का जन्म 18 ईस्वी में और मृत्यु 1889 में हुई। कार्ल मार्क्स के जीवन में समकालीन समाज की व्यवस्था का व्यापक प्रभाव पड़ा था। समाज में विषमताएं, पूंजीवादी व्यवस्था, गरीबी, वर्ग संघर्ष, दरिद्रता, पिछड़ापन, शोषण और चारों तरफ व्याप्त था। कार्ल मार्क्स एक ऐसा राजनीतिक विचारक है जो समाज को, राजनीतिक व्यवस्था को व आर्थिक व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से परिवर्तित करना चाहता था। इसके समाजवादी विचारों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। कार्ल मार्क्स से पहले भी समाजवादी विचारकों में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें सेंट साइमन, चार्टर्स फेरियर, लुई ब्लॉक, विलियम थॉम्पसन, रॉबर्ट ओवन इत्यादि नाम प्रमुख रहे हैं। इनके विचारों में वास्तविकता का स्थान कम और कल्पना का सहारा ज्यादा लिए जाने के कारण प्रभावित करने की क्षमता इनके दर्शन में नहीं थी। कार्ल मार्क्स के बारे में CEM जोर्ड ने लिखा है कि मार्क्स वह प्रथम समाजवादी विचारक है जिसने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसने समाज का चित्रण ही नहीं किया है, बल्कि वह उन परिस्थितियों का वर्णन भी करता है जिनके माध्यम से वैज्ञानिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स के नाम के साथ एंजिल्स का नाम भी जुड़ा हुआ है। इन्होंने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि समाजवादी घोषणा पत्र की रचना की थी। इससे वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा का सूत्रपात हुआ। अब देखिए, भारत में इन विचारों ने कब से प्रवेश किया। भारत में मार्क्सवादी विचारों का प्रवेश 20वीं सदी के दूसरे दशक में हुआ। हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन को लेकर मतभेद रहे हैं। वर्तमान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार उसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी और 1964 में उससे अलग हुआ धड़ा, जो अब अपने आप को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहता है और जो वामपंथी मोर्चे का सरगना है, के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में 1920 में हुई थी और उसमें MN रॉय, एल्विन रॉय उनकी पत्नी थी, जो रोजा फिंटिंगॉफ, मोहम्मद अली आदि लोग शामिल थे। किंतु ऐतिहासिक तथ्य यह बताते हैं कि ताशकंद में गठित पार्टी में मुख्यतः वे लोग शामिल थे जो विदेशों में मार्क्सवाद के प्रभाव में आए और उन्होंने सोवियत संघ की छत्रछाया में वही एक कम्युनिस्ट पार्टी गठित कर डाली। ऐसे लोगों का भारत जैसे देश में कोई जनाधार नहीं था। भारत में वामपंथी आंदोलन। वर्तमान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दावा अधिक तर्कसंगत लगता है, क्योंकि उसके अनुसार 1925 में जिस कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया उसमें SV घाटे और श्रीपाद अमृत डांगे जैसे वे राजनीतिक नेता शामिल थे जिन्होंने भारत में ट्रेड यूनियनों की शुरुआत की थी। इस तरह 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म तब हुआ जब सोवियत संघ अस्तित्व में आ चुका था और रूस में 1917 की अक्टूबर क्रांति से कई बुद्धिजीवी, ट्रेड यूनियन नेता और विशेषकर युवा क्रांतिकारी लोग प्रभावित हो रहे थे। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का दौर भी था, जब उपनिवेशवाद और विशेषकर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध अनेक देशों में जन आंदोलन शुरू हो रहे थे। ठीक है। अब कम्युनिस्टों पर अंग्रेजों का साथ देने का आरोप भी लगाया जाता है। वो कैसे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार सोवियत संघ से ही मार्गदर्शित होती रही। जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग थलग होना पड़ा। इसकी वजह यह थी कि जब देश में गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब उसने इस आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका हिटलर के फांसीवादी से लड़ रहे थे। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि उसने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। इस तरह आजादी से पहले भारतीय वामपंथ
पूरी तरह सोवियत संघ के मार्ग निर्देशन में कार्य करता रहा, पर वैचारिक दृष्टि से वह इस दुविधा में भी ग्रस्त रहा कि उग्रवादी रणनीति अपनाए या फिर राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ चले। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग होते हुए भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने न केवल अनेक औद्योगिक हड़तालों की अगुवाई की, बल्कि पश्चिम बंगाल में किसानों के अधिकारों के लिए तेलंगाना आंदोलन और केरल में पुनः फवायलार आंदोलन भी चलाया। इन दोनों राज्यों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति पहले से मजबूत थी। 1964 के विभाजन के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े ने उत्तरी पश्चिमी बंगाल के नक्सलवाड़ी में किसान विद्रोह का नेतृत्व कर अपने को पार्टी से अलग कर लिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जो माओवादियों की, ने इस आंदोलनों का समर्थन किया, पर पश्चिम बंगाल सरकार ने, जिसमें माकपा प्रमुख साझेदार थी, इस आंदोलन को कुचल दिया। विभाजन के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इस आधार पर तालमेल स्थापित किया कि कांग्रेस मूलतः राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग की पार्टी है, और क्योंकि राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग इजारेदाराना पूंजीपति वर्ग से कम घातक है, इसलिए इसके साथ तालमेल स्थापित करना भारतीय स्थितियों में उचित होगा। धन्यवाद।